किशोर बियानी भारत के पहले बिजनेसमैन थे जिन्होंने आम लोगों को शॉपिंग मॉल में खरीदारी कराई। देश में मॉल कल्चर को बढ़ावा देने का श्रेय बियानी को ही दिया जाता है। इसी के चलते उन्हें भारतीय रिटेल का गॉडफादर करार दिया गया। साल 2019 में फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में किशोर बियानी 80वें नंबर पर थे। लेकिन कोरोना महामारी ने किशोर बियानी को गहरी चोट दी और वो कर्ज के बोझ में इतनी बुरी तरह फंसे कि आज तक उबर नहीं पाए। अब किशोर बियानी फिर से चर्चा में आ गए हैं। अब किशोर बियानी को मुंबई स्थित अपने सबसे पुराने मॉल से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आज के खर्चा पानी में हम इसे पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या, किशोर बियानी की कंपनी पर बैंकों का कितना बकाया है, उनकी माली हालत कैसी है और बियानी आजकल हैं कहां पर और क्या काम कर रहे हैं। इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन बुलेटिन शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। लल्लन टॉप के पॉलिटिकल शो जमघट में इस बार के हमारे मेहमान हैं भारत सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले। टीवी पर इनकी शेरो शायरी तो आपने खूब सुनी होंगी। अब लल्लन टॉप के मंच पर सुनिए उनकी ये शायरी लिखता कौन है ये भी पता चलने वाला है। साथ ही कुछ तीखे सवाल तो पूछे ही जाएंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पूरा इंटरव्यू आपके लिए आ रहा है बुधवार 20 मार्च शाम 6 बजे सिर्फ लल्लन टॉप पर। सूचना समाप्त। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। एक बार एक इंटरव्यू में किशोर बियानी से जब पूछा गया कि वो बिग बाजार में उमड़ने वाली भीड़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उनका जवाब था, जब हमें बिग बाजार स्टोर्स में भारी भीड़ मिलती थी तो हम तिरुपति मंदिर जाते थे ताकि ये समझ सकें कि भीड़ को मैनेज कैसे किया जा सकता है। वहां से मैनेजमेंट का तरीका सीखकर उसे बिग बाजार के स्टोर्स में लागू किया जाता था। लेकिन किशोर बियानी अपने कंपनी के कर्जों को मैनेज करने में नाकाम रहे और उनकी ये कंपनी दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही है। इस बीच अब खबर आई है कि किशोर बियानी को मुंबई के सबसे पुराने मॉल से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल बंसी मॉल मैनेजमेंट कंपनी, जिसे शॉर्टकट में BMMC कहा जाता है, ये कंपनी मुंबई के हाजी अली एरिया में सोबो सेंट्रल मॉल चलाती है। ये कंपनी ही इसकी मालिक है, जिसका कंट्रोल बियानी परिवार के पास है। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मुंबई का सबसे पुराना और काफी बड़ा मॉल है। इस मॉल में करीबन 1.5 लाख वर्ग फुट एरिया लीज पर देने के लिए मौजूद है। लेकिन कोरोना के बाद ज्यादातर शॉप्स बंद होने से अब किराए पर दुकान लेने वाले कोई खरीदार मिल नहीं रहे हैं। आलम यह है कि सोबो सेंट्रल मॉल में अब केवल मैकडॉनल्ड का ही एक जॉइंट बचा रह गया है। कोरोना महामारी के चलते किशोर बियानी के इस सोबो सेंट्रल मॉल की हालत और खस्ता हो गई और इसे चलाने वाली फर्म बंसी मॉल मैनेजमेंट कंपनी पर 571 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया। अब इस कर्ज के वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS के लिए केनरा बैंक की अगुवाई वाले कंसोर्टियम को किशोर बियानी ने 476 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। कंसोर्टियम का मतलब होता है कई बैंकों ने एक साथ मिलकर कर्जा दिया था। केनरा बैंक का कंपनी पर 131 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि PNB के 90 करोड़ रुपए हैं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर ब्रांड्स पर 350 करोड़ रुपए बकाया है। कुछ ही दिन पहले बैंकों ने इसके लिए रुनवाल ग्रुप की 475 करोड़ रुपए की बोली को मंजूरी दी थी। बैंकों ने कंपनी के खिलाफ सरफेसी प्रक्रिया शुरू की थी और इसी महीने की शुरुआत में उसे 475 करोड़ रुपए की बोली मिली थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बियानी ने बैंकों के फैसले को डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है और खुद ही कर्ज चुकाने का ऑफर दिया है। बता दें कि अगर कर्जदार लोन का भुगतान ना करे तो बैंक के पास सरफेसी अधिनियम के तहत उसकी गिरवी प्रॉपर्टी पर बिना अदालती हस्तक्षेप के कब्जा करने का अधिकार होता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि पिछले हफ्ते बियानी ने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और लेनदारों के फैसले को चुनौती देते हुए खुद ही अपना लोन निपटाने की पेशकश की। लेनदारों को पिछले हफ्ते रुनवाल से 47.5 करोड़ रुपए या बोली राशि का 10% पहले ही मिल चुका है, यानी 47.5 करोड़ रुपए उन्हें दिए जा चुके हैं। ET की रिपोर्ट के अनुसार बियानी लेनदारों के साथ कांटेक्ट में हैं, लेकिन रुनवाल की इस बोली को लेनदारों द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें रुनवाल को बोली से ज्यादा बड़ा ऑफर दिया है और इस बारे में कोर्ट को अप्रोच भी किया है। कोर्ट में इसी महीने सुनवाई शुरू होगी। बैंकों को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। अब आपको किशोर बियानी के अर्श से फर्श तक आने की पूरी कहानी बताते हैं। किशोर बियानी का जन्म 1961 में मुंबई के एक कपड़ा व्यापारी के घर हुआ था। बियानी ने 1980 के दशक में मुंबई में स्टोन वॉश डेनिम फैब्रिक को बेचने से अपना कारोबारी सफर शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने 1987 में अर्स्टवाइल मैन्स वेयर नाम से रिटेल बिजनेस शुरू किया।
लेकिन ऐसा नहीं है कि रातों रात ये इतना बड़ा नाम बन गया। इसके शुरू होने की कहानी काफी पुरानी है। 1987 में मैंस वेयर प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी की शुरुआत हुई थी। 1991 में कंपनी का नाम बदलकर पेंटालून फैशंस इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। 1992 में कंपनी का आईपीओ आया। 1994 में पेंटालून शॉपी के नाम से देश भर में एक्सक्लूसिव मेंस वेयर के स्टोर की शुरुआत की गई। कंपनी ने देश में मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर के जरिए ब्रांडेड कपड़ों की बिक्री शुरू की। पेंटालून्स ने 2001 में महज 22 दिनों के अंदर कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में 3 बिग बाजार स्टोर्स की शुरुआत की। 2002 में फूड बाजार सुपरमार्केट चेन की शुरुआत हुई। इसके बाद 2003 में बिग बाजार ने नागपुर में स्टोर ओपन कर छोटे शहरों में अपनी शुरुआत की। साल 2007 में कंपनी ने कानपुर में अपने 50वें स्टोर की शुरुआत की थी। उसके बाद देखते ही देखते हर शहर में बाजार खुल गए और लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। बिग बाजार फ्यूचर रिटेल का एक फ्लैगशिप ब्रांड है। फ्यूचर रिटेल के तहत बिग बाजार स्टोर्स की शुरुआत साल 2001 में की गई थी। ये रिटेल स्टोर्स की एक चेन थी जो सस्ती कीमत पर सामान बेचने के लिए जानी जाती थी। बेहद कम समय में फ्यूचर रिटेल कंपनी की इस चेन का दायरा बढ़ता गया। बिग बाजार की सफलता के जरिए किशोर बियानी ने भी खूब तरक्की की। उन्हें भारत का रिटेल किंग तक कहा गया। उनकी संपत्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ी और वो भारत के टॉप 100 अमीरों की लिस्ट में छा गए। लेकिन उनके पतन की शुरुआत तब हुई जब साल 2008 का वित्तीय संकट आया। यही वो दौर था जब फ्यूचर रिटेल पर कर्ज बढ़ने लगा था। इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए बियानी ने खूब हाथ पैर मारे और इसी के तहत उन्होंने साल 2012 में पेंटालून्स रिटेल में अपनी कुछ हिस्सेदारी आदित्य बिरला ग्रुप को लगभग 1600 करोड़ रुपए में बेच दी। इसके अलावा अपनी बीमा और फाइनेंशियल कंपनी फ्यूचर कैपिटल को वारबर्ग पिनकस को लगभग 560 करोड़ रुपए में बेचकर कुछ राहत की सांस ली। इसके बाद भी फ्यूचर ग्रुप पर अभी भी करीबन 6000 करोड़ रुपए का कर्ज बाकी रह गया था। लेकिन भारी कर्ज के बावजूद बियानी ने एक बड़ी गलती कर दी। बियानी ने एक के बाद एक कई कंपनियों को खरीदना जारी रखा। बियानी ने इजी डे, नीलगिरी ग्रुप और हाइपर सिटी जैसे कई ब्रांड खरीदे। फिर साल 2019 में बियानी ने फ्यूचर कूपन में 49% हिस्सेदारी अमेजन को लगभग 1500 करोड़ रुपए में बेचकर फिर से अपनी कर्ज कम करने की कोशिश की। जैसे ही वो कुछ कर्ज हल्का कर सहज महसूस कर रहे थे, तभी कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी और इस बार किशोर बियानी ने हथियार पूरी तरह से डाल दिए और वो अपने साम्राज्य को बचाने में नाकाम रहे। इतना ही नहीं, इस बीच उन्होंने फिल्मों में भी पैसा लगाया और उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप साबित हुई। साल 2020 में बियानी के फ्यूचर ग्रुप की 19 कंपनियां शामिल थीं। इन कंपनियों को रिलायंस रिटेल को 24,710 करोड़ रुपए में बेचने का प्रस्ताव था। लेकिन अमेजॉन की तरफ से अड़ंगा लगाने के बाद ये सौदा बीच में ही लटक गया। अमेजॉन ने ये सौदा रोकने के लिए सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में मामला दायर किया और अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट समेत भारतीय अदालतों में एक दूसरे के खिलाफ मामले भी दायर किए। कानूनी पचड़ों को देखते हुए अप्रैल 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषणा की कि कर्जदाताओं द्वारा डील अस्वीकार करने के बाद लगभग 25,000 करोड़ रुपए में जो फ्यूचर रिटेल को खरीदने के साथ डील होने वाली थी, वो अब लागू नहीं होगी। थक हार कर बियानी को नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल में आवेदन देकर कॉर्पोरेट दिवाला कार्यवाही प्रक्रिया के लिए आवेदन देना पड़ा। फिलहाल बियानी की फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर एंटरप्राइजेज, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन कॉर्पोरेट दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड पर 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फ्यूचर ग्रुप पर करीबन 30,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज के पास रिटेल और थोक बिजनेस है। इनमें बिग बाजार, एफबीबी, फूड हॉल, इजी डे, नीलगिरी सेंट्रल और ब्रांड फैक्ट्री के साथ साथ लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस भी शामिल है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने बिग बाजार, इजी डे और फूड हॉल जैसे ब्रांडों के तहत हाइपर मार्केट, सुपरमार्केट और होम सेगमेंट सभी में कई रिटेल कारोबार खड़े किए। एक समय पर इसके लगभग 430 शहरों में 1500 से ज्यादा आउटलेट थे। पिछले साल नवंबर में फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर और सीईओ किशोर बियानी ने यूट्यूबर राज शमानी के साथ बातचीत में ये बात मानी थी कि कैसे उनका ग्रुप कोरोना संकट को संभाल नहीं पाया। इस पर विस्तार से बताते हुए किशोर बियानी ने कहा, मुझे लगता है कि कोई भी इस बारे में बात कर सकता है कि क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ, लेकिन अगर हम इसे सकारात्मक तरीके से देखें तो हमने उस समय भी नेतृत्व बनाए रखा। लेकिन खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति नहीं थी, इसलिए हम कंपनी में उतना एफडीआई नहीं ला पाए जितना चाहते थे। उस समय सभी बड़े निवेशक विदेशी थे।
कई व्यवसायों को धूल में मिला देने वाली कोविड महामारी का असर फ्यूचर ग्रुप पर भी पड़ा। जब कोविड हुआ तो हमने 3 महीने में 7,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कमा दिया। उन्होंने कहा कि रिलायंस और अमेजन के बीच झगड़े से उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। फिर वो डील कानूनी पचड़ों में फंस गई। रिलायंस से डील टूटने के बाद किशोर बियानी की ये कंपनी अब दिवालिया हो गई है और नीलामी प्रक्रिया से गुजर रही है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।